जय हिंद दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में और बायोलॉजी का पेपर देने वाले हो ना, तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण किताब की 10 सबसे महत्वपूर्ण अंतर को लेके आए हैं, जो कि 100% चांस है कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो अंतर है, वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो सबसे पहला अंतर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, डीएनए, एक सेकंड दोस्तों, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। ठीक है, काफी सरल शब्दों में लिखे हैं हम। ठीक है, आप लोग ध्यान से बस एक बार वीडियो को देख लो ना, आपको याद हो जाएगा और आप लोग पेपर में एकदम अच्छे से लिख के आओगे। ठीक है, डीएनए में सबसे पहला अंतर हम लिखेंगे कि यह एक प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए जो है वो एक प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है। वहीं पे अगर आरएनए की बात करें तो यह कुछ विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए जो है वो प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन वहीं पे आरएनए की बात करें तो ये कुछ विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ है। आगे देखते हैं, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है प्रभावी तथा अप्रभावी कारक में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रभावी और ये हो गया अप्रभावी। दोस्तों सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए मटर का पौधा है। ठीक है, मटर का पौधा है, तो मटर का एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है। ठीक है, इन दोनों का अगर हम संकरण कराएंगे तो सभी पौधे मान लीजिए लंबे आते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो ये लंबे पौधे हैं ये हो गए हैं प्रभावी। ठीक है, ये जो लंबे पौधे हैं ये हो जाते हैं प्रभावी और यहीं पे जो बौना पौधा है वो हो गया अप्रभावी। तो यही होता है प्रभावी तथा अप्रभावी। ठीक है, अब इसी में अंतर आप लोग देख लो फटाक से। ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है तो फटाफट रिवीजन कर लो दोस्तों। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर में जब बैठोगे ना, तो यही सब आपके दिमाग में घूमेगा। इसीलिए ध्यान से देख लो, बना बना के लिख दोगे दोस्तों। अगर वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो ना, दिमाग में बैठ जाएगा आपके और एकदम अच्छे से लिख के आओगे पेपर में। ठीक है, तो प्रभावी क्या होता है, यह किसी भी स्थिति में अपना लक्षण प्रकट करता है और अप्रभावी, यह प्रभावी कारक की उपस्थिति में स्वयं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ये सभी पीढ़ियों में प्रकट होता है, ये सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होते हैं। ये एक पूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होते हैं, ये एक अपूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होते हैं। तो ये हो गया प्रभावी तथा अप्रभावी कारक में अंतर। आइए आगे देखते हैं। अगला है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। ठीक है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। तो लिखते हैं भ्रूणकोश जो होता है यह अगुणित होता है, वहीं पे भ्रूणपोष की बात करें तो यह त्रिगुणित होता है। यह मादा युग्मक को आश्रय देता है और जो भ्रूणपोष होता है यह भ्रूण के विकास के समय पोषण प्रदान करता है। ठीक है, यह भ्रूण को विकास के समय पोषण प्रदान करता है। यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है। भ्रूणकोश जो होता है यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है और वहीं पे अगर भ्रूणपोष की बात करें तो यह त्रिसंलयन से बनने वाले भ्रूणपोष केंद्रक से बनता है। ठीक है, तो ये हो गया भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए। ठीक है, तो स्वपरागण देखते हैं और परपरागण देखते हैं। सबसे पहले आपको परागण समझा देते हैं क्या होता है। ठीक है, तो परागण क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पौधा है तो उसका ये पुष्प है। ठीक है, तो अगर इसके वर्तिकाग्र में, ठीक है, इसके वर्तिकाग्र में इसी पौधे की अगर इसी पुष्प का परागकण आता है। ठीक है, परागकण आता है। ठीक है, परागकण, तो ये स्वपरागण हो जाता है। ठीक है, स्वपरागण मतलब एक ही पौधे के एक ही पुष्प से अगर परागण हो तो स्वपरागण होता है। वहीं पे अगर दो अलग अलग पौधे हैं, इसका परागकण, ठीक है, इसका परागकण इस पौधे के वर्तिकाग्र में आता है ना, तो ये हो गया आपका परपरागण। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बीच हमको अंतर बताना है। तो चलिए बता देते हैं फटाक से। ठीक है, तो देखिए लिखा है यह एक ही पौधे की पुष्प के बीच होता है, वहीं पे परपरागण जो होता है यह एक ही जाति के दो पौधों की पुष्पों के बीच होता है। इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। ठीक है,
एक ही पुष्प रहेगा लेकिन द्विलिंगी होना आवश्यक है स्वपरागण में, ठीक है। और परपरागण में इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दो पौधों के बीच होता है, ठीक है। एक नर हो जाएगा, एक मादा हो जाएगा, दोनों पौधों के बीच परागण हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर इसकी बात करें स्वपरागण में, तो इसका द्विलिंगी होना आवश्यक है। इसमें नर और मादा दोनों होने चाहिए, ठीक है, एक ही पौधे एक ही पुष्प में, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों जब एक ही पौधे पुष्प में परागकण, ठीक है, परागकण और वर्तिकाग्र दोनों हैं, तो एक ही पुष्प के परागकण इसमें आ जाएंगे, बिना किसी माध्यम के अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही दो पौधे रहेंगे तो इसके परागकण को इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने में एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वो माध्यम क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, ठीक है, हवा हो सकता है, या फिर कोई पक्षी हो सकती है, ठीक है, जिसके माध्यम से इसके परागकण ना इसके वर्तिकाग्र में आके परागित होंगे, ठीक है। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और स्वपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। एकदम दोस्तों सरल भाषा में लिखे हैं, ठीक है, तो इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस ध्यान से देख लो ना, आप एकदम याद हो जाएगा दोस्तों, पेपर में एकदम मस्त लिख के आओगे आप लोग, ठीक है। तो सहज प्रतिरक्षा देख लेते हैं। यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। वहीं पे उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें तो यह रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा है। यह बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। यह शरीर में प्रवेश कर चुके रोगजनक कोशिकाओं व एंटीबॉडीज का सामना करती है। स्मृति कोशिकाएं नहीं बनती हैं सह प्रतिरक्षा में। और वहीं पे उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें तो इसमें स्मृति कोशिकाएं बनती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। प्रमुख अंतर हम देखने वाले हैं, कपि तथा मानव में अंतर लिखिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में, ठीक है दोस्तों। तो कपि हो गया एक साइड और एक साइड मानव हो गया। कपि मतलब बंदर होता है, ठीक है, और मानव मतलब तो जानते ही हो मनुष्य, ठीक है। तो कपि देख लेते हैं फटाक से। ये प्रमुख रूप से वृक्षाश्रयी होते हैं, मतलब ये प्रमुख रूप से वृक्षों पे रहते हैं। और मानव जो होता है ये स्थलीय होते हैं, ठीक है। फटाफट दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है और वक्त भी बहुत कम बचा है, ठीक है। इनका चेहरा आगे की ओर निकला होता है। वहीं पे मानव की बात करें तो इनका चेहरा सीधा होता है। मादा में स्तन उभरे नहीं होते हैं। जो बंदर प्रजाति है, कवि प्रजाति है, उसमें की जो मादा होते हैं उनके स्तन ज़्यादा उभरे नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पे मानव मनुष्य की बात करें तो मादा में स्तन जो होता है वो उभरा होता है, ठीक है। शिशु व बाल्यावस्था अवधि छोटी होती है, मतलब बंदर के जो बच्चे होते हैं उनकी शिशु व बाल्यावस्था अवधि छोटी होती है, काफ़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे मनुष्य की जो बाल्यावस्था व शिशु अवस्था होती है इसकी अवधि लंबी होती है, 6-6 महीने दोस्तों बड़े होने में लग जाता है, पैरों पे खड़े होने में 6 महीने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर बताइए, ठीक है। लैमार्कवाद देख लेते हैं। यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। वहीं पर डार्विनवाद की बात करें तो यह प्राकृतिक चयन पर आधारित है। यह अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग पर आधारित है। यह वंशागतिकी पर आधारित है, ठीक है। यह अस्तित्व के लिए संघर्ष को नहीं मानता है। और वहीं पे डार्विनवाद की बात करें तो यह संघर्ष को मानते हैं। अस्तित्व के लिए मतलब जीने के लिए लैमार्कवाद में संघर्ष को नहीं माना गया है, मतलब जीने के लिए संघर्ष का कोई महत्व नहीं है। लेकिन डार्विनवाद में जीने के लिए संघर्ष को माना गया है कि कोई भी जानवर हो, अगर वो संघर्ष नहीं करेगा, अपने आप को वातावरण के हिसाब से नहीं ढालेगा, ठीक है, तो वो जिंदा नहीं बचेगा, ठीक है। तो डार्विनवाद में संघर्ष को माना गया है और लैमार्कवाद में संघर्ष के अस्तित्व को नहीं माना गया है, ठीक है। इसके अनुसार जिराफ को भोजन के लिए अपनी अगली टांग व गर्दन को ऊंचा करना पड़ता था, जिससे जिराफ लंबे हो गए, ठीक है। और वहीं पे डार्विनवाद में देखा गया है कि इसके अनुसार जिराफ की भिन्न भिन्न प्रजाति थी। कुछ ऊंची गर्दन वाले जिराफ थे, कुछ छोटी गर्दन वाले जिराफ थे। तो जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, ठीक है, वो पेड़ पौधे नहीं खा पाते थे, जिसके कारण वो मर गए। और जिसकी लंबी गर्दन थी वो पेड़ पौधे खाते थे, जिसके कारण वो जिंदा बचे। तो वही है, यह संघर्ष को मानते हैं, मतलब जो संघर्ष किए पेड़ पौधे खाए वो जिंदा बच गए और जो संघर्ष नहीं किए वो मर गए, ठीक है। तो ये था लैमार्कवाद और डार्विनवाद, ठीक है। नेक्स्ट है सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। सहज प्रतिरक्षा जो होती है वो जन्म से होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है ये जन्म के बाद मौजूद होती है, ठीक है। यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा है।
यह शरीर की विशिष्ट प्रतिरक्षा है, ठीक है। किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते हुए उसे नष्ट कर देती है, जो सहज प्रतिरक्षा होती है। लेकिन ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने के बाद पहचान करके उन्हें नष्ट करती है, ठीक है। जैसे कि टीका उका हो गया, वही उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। और सहज प्रतिरक्षा जो हमारे जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद होता है, वो सहज प्रतिरक्षा होता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, ठीक है।